मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं? आगे हम आपके साथ एक नए वीडियो को लेकर के सुमित्रानंद पंत जी का भारत माता। ठीक है, भारत माता। तो ये इनको छायावादी कवि कहा गया है। छायावादी, पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि छायावादी के 4 स्तंभ हैं। उनमें से एक सुमित्रानंद पंत जी कवियों में। तो ये जो है सो सुमित्रानंद जी भारत माता शीर्षक के चर्चित कविता इनकी है। ठीक है, छायावादी कवि जो होते हैं वो किसी भी चीज को, अपनी भावनाओं को, संसार में जितना भी प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं हैं, नदी, पर्वत, पेड़ पौधे, बादल, सभी का मानवीकरण चित्रण कर देते हैं और उनको अपनी व्यथा बताते हैं। ठीक है, मतलब जैसे आदमी आदमी से बात करता है, छायावादी कवि उसी तरह से पेड़ पौधों से, पर्वतों से, हवाओं से, पेड़ पौधों से, आपको बादलों से, इनसे, सूरज से, चांद से, इनसे एकदम उस तरह से बातें करते हैं, उनसे भावना, उनका मानवीकरण कर देते हैं, उनको एक फ्रेंड बना लेते हैं और तब कविता या कहानी लिखते हैं। यही छायावादी कवि हुए। तो यहाँ जो ये सुमित्रानंद पंत जी है, ये एक कविता है इनका भारत माता। उसमें भारत एक विशाल देश है और उनका, उनको माता के रूप में एक मानवीकरण चित्रण प्रस्तुत किए, मानवीकरण उनका चित्र प्रस्तुत किए हैं और बड़ा ही मार्मिक मानवीकरण चित्रण उनका प्रस्तुत किए हैं। मान लीजिए कि एक दुखी व्यथित स्त्री है, बहुत ही दुखी है, इतना कष्ट है उसको कि उसके बच्चे को खाने के लिए कुछ नहीं है, परेशान है, उसको इतना कष्ट दिया गया है, इतना दुख दिया गया है, घर से निकाल दिया गया, घसीट करके निकल गई है वह स्त्री। फटे पुराने उसके सारे सामान को छीन लिया गया है, फटे पुराने कपड़े को पहने हुए, अगल बगल बच्चों को बिलखते हुए देखते हुए वह एक पेड़ के पास जाकर के बैठी हुई है, खड़ी है, मानवीकृत चित्रण है भारत माता का, और वहां खड़ी है और बैठी हुई है। इस तरह का चित्र अपने दिमाग में अवतरित कीजिएगा। ठीक है, और अब देख रही है अपना आंखों से वह अपने बच्चों को देख रही है कि वह बच्चा, मेरा बच्चा किस तरह से कष्ट में है, क्योंकि माँ ही जब बेघर कर दिया गया है, माँ ही को कष्ट दिया गया है, शोषण किया गया, मारा पीटा गया, उसको निकाला गया है, घर से बाहर किया गया, उसकी सारी संपत्ति को छीन लिया गया है। तो वो अपने बच्चों के साथ तो एक पेड़ के पास खड़ी है, बिलख रही है, क्या करे क्या ना करे, और परेशान है। इस तरह का चित्रण दर्शाया गया है भारत माता का इस कविता में। ठीक है, तो इस कविता में भारत माता में उनका चरित्र, भारत माता का इस तरह से छायावादी तरीके से चरित्र चित्रण किया गया है। आशा करती हूँ कि आपके दिमाग में इस तरह की स्त्री का एक चित्र उभर के आ गया होगा। हर चीज यदि आपके दिमाग में चित्र बनता है तो समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा आपके लिए। आइए एक नजर हम इनके जीवन पे देते हैं, सुमित्रानंद पंत जी के जीवन के पर देते हैं कि इनका जन्म 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा जिले के रमणीय स्थल कौशानी उत्तरांचल में हुआ था। जन्म के 6 घंटे बाद ही माता सरस्वती देवी का देहांत हो गया। पिता गंगादत्त पंत कौशानी टी एस्टेट के अकाउंटेंट थे। पंत जी की प्राथमिक शिक्षा गांव में हुई और फिर बनारस से उन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त की। कुछ दिनों तक कला कांकर राज्य में ही रहे, उसके बाद आजीवन इलाहाबाद में रहे और 29 दिसंबर 1977 में इनका निधन हो गया। अब देखिए 1977 में इनका निधन हो गया, लेकिन 1900 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। तो 1900 ईस्वी में भारत का क्या कंडीशन था? भारत पीक पॉइंट पे था, शोषण के पीक पॉइंट पे था, अंग्रेजों के द्वारा कुचला, यह देश कुचला जा रहा था। और उस समय हमारे पास मीडिया का एक साधन था। ये जो लेखक थे, ये जो कवि थे, तो अपने कलमों से, अपनी रचनाओं से मानव के अंदर वह चेतना जागृत करते थे, जो वह, जिसमें वह देश के लिए, स्वतंत्रता के लिए भावना भर सके, सद्भावना भर सके। ठीक है, इस तरह
का काम देश के लिए आगे युवक आवे, हर कोई आवे, उसके लिए काम एकमात्र लेखक ही थे जिनके कलम में इतना ताकत था कि वो अपनी लेखनी से वह उसके अंदर एक आग पैदा कर सके। तो उस आज जब इनका जन्म हुआ था देश गुलाम था, और जब ये बड़े हुए युवावस्था में आए तो देश एक जर्जर स्थिति में अंग्रेजों की वजह से पहुंच चुका था। तब उन्होंने इस तरह की रचना की। ठीक है। और पंत जी का आरंभिक काव्य प्रकृति प्रेम और शिशु सुलभ जिज्ञासा को लेकर प्रकट हुआ। उनकी आरंभिक रचनाएं प्रकृति और सौंदर्य के प्रेमी कवि की संवेदनशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है। पंत जी प्रवृत्ति से छायावादी हैं, परंतु उनके विचार उदार मानवतावादी हैं। उन्होंने प्रसाद और निराला के समान छंदों और शब्द योजनाओं में नवीन प्रयोग किए। पंत जी की प्रतिभा कलात्मक सूझ से संपन्न है, अतः उनकी रचनाओं का विलक्षण मृदुता और सौष्ठव मिलता है। युग बोध के अनुसार अपनी काव्य भूमि का विस्तार करते रहना पंत जी की काव्य चेतना की विशेषता है। वे प्रारंभ में प्रकृति सौंदर्य से अभिभूत हुए, फिर मानव सौंदर्य से, और मानव सौंदर्य ने उन्हें समाजवादी की ओर आकृष्ट किया। समाजवादी से वे अरविंद दर्शन की ओर प्रवृत्त हुए। मानवतावादी कवि थे, मानव इतिहास के नित्य विकास में विश्वास करते थे, अतिवादिता एवं संकीर्णता के घोर विरोधी रहे। उनका अंतिम काव्य लोकायतन, अंडरलाइन कीजिएगा, लोकायतन है, जो उनके परिपक्व चिंतन में समेट देता है। उनकी प्रमुख काव्य कृतियां बीवीआई, ये लिखते चलिए आप बीवीआई में, ठीक है, ऑब्जेक्टिव पूछता है। उच्छ्वास, पल्लव, बीना, ग्रंथि, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्णधुली, स्वर्ण किरण, युगपत और चिदंबरा, ये बहुत ही बीवीआई है। आदि पंत जी नाटक, आलोचना, कहानी, उपन्यास आदि भी लिखा। चिदंबरा क्यों बीवीआई है देखिए, क्योंकि चिदंबरा किताब पर ही उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ठीक है, पूछता है हमेशा कि किस पर उसको मिला, बीवीआई में नोट कर लेंगे। ठीक है, अब आइए यहाँ भारत माता पे हम आते हैं। इनके लिए है भारत माता ग्रामवासिनी। मैं इसका भावार्थ भी बता दूं। ठीक है, फटाफट भारत माता का मानवीकरण चित्र आपके दिमाग में आ गया होगा कि भारत माँ किस तरह से परेशान होकर के एक पेड़ के पास खड़ी है। ठीक है, भारत माता ग्रामवासिनी, खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदास, मतलब बुत बन चुकी है, मिट्टी की प्रतिमा बन चुकी है। ठीक है, तो इसका भावार्थ है, प्रस्तुत कविता का भावार्थ है कि भारत माता के रूपों में सजीवता का रूप प्रदर्शित किया गया है, मतलब मानवीकरण चित्रण किया गया है भारत माता का। ठीक है, गांवों में बसने वाली भारत माँ, ठीक है, भारत कहाँ निवास होता है, असली भारत गांवों में ही निवास है उनका। तो गांवों में बसने वाली भारत माता आज धूल धूसरित श्यामल बनी हुई है। ठीक है, खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल, जो उनका आंचल जो था वह जो सोने चांदी से चमक रहा था, आज धूल से श्यामलापन हो चुका है, भरा हुआ है। गंगा यमुना में निर्माण जल प्रदूषित हो रहे हैं, गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासीन। गंगा यमुना में आज उनका जल प्रदूषित हो चुका है और वह अपने इस पवित्र पावन नदियों को देख रही है कि किस तरह से इसको अपवित्र कर दिए हैं ये अंग्रेज लोग। तो बिल्कुल जैसे लग रहा है कि भारत माता का अविरल आंसू बह रहा है गंगा जमुना में। ठीक है, इसकी मिट्टी की प्रतिमा उदासीन, या मिट्टी की प्रतिमा की तरह एक बुद्ध मूर्ति की तरह खड़ी है। ठीक है, भारत माता ग्रामवासिनी, खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासीन। बिल्कुल मानवीकरण चित्र है कि भारत माता, असली भारत ग्रामों में ही निवास करती है, लेकिन आज उनके खेतों में जहाँ सोने की तरह चमकने वाला गेहूं धान, वो आज श्यामल बना हुआ है, बंजर बना हुआ है, उसको बंजर बना दिया गया है अंग्रेजों के द्वारा।
उसमें नील की खेती करके। धूल भरा मैला सा आंचल, जब उनका आंचल रत्न जड़ित थे, तो उनके आंचल में आज धूल और मैल भरा हुआ है, और दुखी वह अपलक पेड़ के पास खड़ी है। गंगा यमुना में आंसू चल, आज गंगा यमुना इतना प्रदूषित हो चुका है कि भारत माँ का आंसू, जैसे उसमें उसको देख के भारत माँ का आंसू निकल रहा है, और अविरल उस गंगा यमुना में बह रहा है। मिट्टी की प्रतिमा उतारी, मिट्टी की तरह बुद्ध प्रतिमा उदासीन है। ठीक है। और दूसरा देखिए, दैन्य जड़ित अपलक नत चितवन, दैन्य जड़ित अपलक नत चितवन, अधरो पे चीर नीरव रोदन, युग युग के तम से विसन्नन मन, वह अपने घर में प्रवासनी। मानवीकरण चित्र तो हम आपको बता ही दिए थे कि किस तरह से उनको घर से ये किया गया है। तो दैन्य जड़ित मतलब जड़ित माने जराऊ, अपलक, अपलक मतलब पलक नहीं गिर रहा है, नत, नत माने सर, चितवन। तो भारत को अंग्रेजों ने गुलामी के जंजीर से जकड़ रखा है। इस देश पर अंग्रेजी हुकूमत कायम थी। यहाँ की जनता का कोई अधिकार नहीं था, यहाँ की जनता का कोई अधिकार नहीं था। अपने घर में रहकर पराये आदेश को मानना पड़ता था। परतंत्रता की बेड़ी में जकड़ी, काल के कुचक्र में फंसी विवश भारत माता चुपचाप अपने पुत्रों पर किए गए अत्याचार को देख रही थी, विवश थी, कुछ नहीं कर पा रही थी। यहाँ की धरती दूसरों के अधीन थी। भारत माँ के पुत्र स्वतंत्र विचरण नहीं कर सकते थे। इसलिए कवि ने परतंत्रता को दर्शाते हुए मुखरित किया है कि भारत माँ अपने देश में ही प्रवासनी बनी हुई है। दैन्य जरित माने आज उनके साड़ियों में जो रत्न जड़ित थे, आज दीनता जड़ गया है। भारत माता में, भारत माँ के साड़ी में दीनता जड़ित है। अपलक बिना टकटकी लगाए, अपलक सर को नीचे किए, नत चितवन, अधरों पे चीर नीरव रोदन, बरसों से होठों पे, भारत माँ के होठों पे एक रोदन है, और युग युग से और युगों युगों से, वर्षों से उनका जो है ना तम, तम से, क्रोध से, तम से विषन्नन मन, विषाद से ग्रसित दुखी मन है, और अपने ही घर में प्रवासनी है। क्योंकि कोई अधिकार था ही नहीं भारतवासियों का, वह अपने घर में प्रवासनी मतलब विदेशी बनी हुई है। ठीक है। तीसरे अनुच्छेद में आते हैं, 30 कोटि संतान नगर। उस समय जब भारत आजाद हो रहा था, आजादी से पहले 1920-25 की बात कर रहे हैं, तो उस समय जो है सो 30 कोटि संतान नगर, भारत की आबादी थी 30 करोड़। ठीक है। आज कितना है? 1.5 अरब। तो 30 कोटि संतान नग्न, नग्न तन मतलब 30 करोड़ संतान, यहाँ भारत की जनता का जो स्थिति था वह बिल्कुल नग्न था, अर्धनग्न, सही से कपड़े नहीं थे। 30 कोटि संतान नग्न तन, अर्धछुतित, आधा भूखा हुआ, अर्धछुतित, शोषित, निशस्त्र जन, निहत्था, बिल्कुल अर्धछुतित, भूखा हुआ मतलब आधा खाया हुआ, भूख से बिलक रहा था। मूढ़ असभ्य, ठीक है, मूढ़ असभ्य, बिल्कुल अशिक्षित, असभ्य बना था, क्योंकि शिक्षा दिया नहीं जा रहा था। शिक्षा इतना ही दिया जा रहा था अंग्रेजों की ओर से कि वह उसका काम कर सके, उसका फाइल ढो सके, उसके लिए बंदूक चला सके, आगे शिक्षा नहीं दिया जा रहा था। अशिक्षित, निर्धन, नतमस्तक तरुतल निवासी, निर्धन, गरीब, माथे को झुकाए हुए नतमस्तक, सर को झुकाइए तरुतल निवासिनी, और पेड़ के नीचे निवास करने पर विवश थी भारत माता। वस्तुतः इसको इस तरह से अभी हम बता सकते हैं कि प्रस्तुत कविता में कवि ने दर्शाया है कि परतंत्र भारत की स्थिति दयनीय हो गई थी। अंग्रेजों ने सुसंपन्न, सभ्य, शिक्षित और सोने की चिड़िया स्वरूप भारत को निर्धनता की हालत में ला दिया। परतंत्र भारतवासियों को नंगे बदन भूखे रहना पड़ता था। ठीक है। यहाँ 30 करोड़ जनता शोषित, पीड़ित, मूढ़, असभ्य, अशिक्षित, क्योंकि न खाना मिलता था, न शिक्षा मिलता था, न कपड़ा मिलता था, तो कैसा होगा? बिल्कुल रोड पे जो एक कचरा बिनने वाले का स्थिति होता है, उस तरह सभी
देशवासियों का मैक्सिमम, मतलब परसेंटेज निकालिए तो मैक्सिमम उस स्थिति में यहाँ की जनता थी, एवं वृक्ष निवास करने वाली थी, निर्धन एवं वृक्षों के नीचे निवास करने वाली थी। कवि ने भारतवासियों के दीन हालत को यथार्थ में दर्शाया है, अर्थात तत्कालिक भारतीय, उस समय के जो तत्कालीन भारतीय थे वह मूढ़ थे, असभ्य थे, निर्धन थे, अशिक्षित थे, क्षुधित थे। इस सारे चीज, इस तरह का कंडीशन, इस तरह की स्थिति अंग्रेज ला दिए थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ खूबसूरती, भारत माँ की खूबसूरती का बयां हो रहा है। स्वर्ण शस्य पद तल लुंठित, स्वर्ण शस्य मतलब सोने जैसा, स्वर्ण शस्य, स्वर्ण शस्य पद तल लुंठित, स्वर्ण जैसा चमकने वाला उनका चांद सा चेहरा आज अंग्रेजों के पद तल लुंठित, पद के तले कुचला जा रहा है। धरती सा सहिष्णु मन कुंठित, धरती के समान, ठीक है, धरती के समान बर्दाश्त करने वाली, सहने वाली मन, आज उनका मन जो है कुंठित हो चुका है। भारत माँ का मन क्रंदत कंपित अधर्मोन स्मित, माने कांपते होठ, ठीक है, और मौन, उनकी सिसकियां, उनका कल एकदम मौन होकर के उनके होठ से कपकपा रहे हैं। राहु ग्रसित सरतेन्दुहार सिंह, आज ये चांद जो है, पूनम का चांद जो है सरदेन्दु हासिन, राहु से ग्रसित है। यहाँ राहु कहा गया है अंग्रेजों को, ये राहु आज उनको ग्रास, अपना भोजन बना लिया है। ठीक है, इस तरह से भारत माँ का वस्तु स्थिति करके रख दिया है। अब इसको हम लिख भी सकते हैं कैसे, कि विदेशियों के द्वारा बार बार लूटने रौंदने से भारत माँ का चित्र विकीर्ण हो गया है। मुगलों के बाद अंग्रेजों ने लूटना शुरू कर दिया, आज यह दूसरों के द्वारा रौंदी जा रही है। इस तरह धरती, इस तरह से धरती सब बोल सहन करती है, धरती के समान सहन करने वाली भारत माता सबका ध्वंस उपद्रव आदि सहज भाव से सहन करती आ रही है वर्षों से। ठीक है, चंद करती, मतलब बहुत ही बर्दाश्त करने वाली, सहिष्णु मन वाली भारत माँ जो है आज चंद्रमा अनायास, अनायास चंद्रमा जो है, चंद्रमा के समान, पूनम की चंद्रमा के समान उनका जो चेहरा है, आज राहु द्वारा यानी अंग्रेजों के द्वारा ग्रास बना लिया गया है, ग्रसित है। उसी तरह से यह धरती भी आज, भारत माँ की धरती जो है विदेशियों के कारण, अंग्रेजों के कारण राहु ग्रसित है। राहु ग्रसित सरसेन्दु हासिन, पूनम की चांद की तरह चमकने वाला यह भारत माँ का चेहरा आज राहु से ग्रसित। ठीक है, अब आइए इस पे, चिंतित भ्रुकुटि क्षितित तिम्रांकित, नमित नयन नव बाष्पादित, बाष्पाच्छदित, आनंद श्री छाया शशि उपमित, ज्ञान मूड गीता प्रकाशिनी। ठीक है, अब देखिए, चिंतित भ्रुकुटि मतलब चिंता की रेखाएं उनके चेहरे पर है, उनके मस्तक पे है। क्षितिज तिम्रांकित, आज उनका क्षितिज, आज उनका आसमान तिमिरांकित अंधेरा है, आज उनका आसमान पूरा अंधेरा है। नमित नयन नव वात्सल्य, उनकी आंखें आज जो है भरी है, और उनके आंसू जो है भाप बन करके बाष्पाच्छादित हो रहे हैं। आनंद श्री छाया शशि उपमित, उनका जो शशि के समान उपमित मतलब चांद के समान जो उनका आनंद है, चेहरा है, सो आज कुचला जा चुका है। ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशनी, यहाँ का, यहाँ की गीता पूरे विश्व में प्रकाश फैलाती है शिक्षा का। आज यहाँ ये भारत माँ के बच्चे, भारत की गीता पूरे देश में, पूरे विश्व में ज्ञान फैला रही है। लेकिन यहाँ के ही बच्चे, भारत माँ के ही बच्चे आज उस चीज को, गीता के ज्ञान को नहीं जान पा रहे हैं, ज्ञान मूढ़ बनाई हुई है। ठीक है, अब इसको कैसे लिखेंगे,
भारत सत्य, अहिंसा, मानवता, सहिष्णुता आदि का पाठ सारे विश्व को पढ़ाता है, किंतु आज इस क्षितिज पर अज्ञानता की प्रकाष्ठा चारों तरफ फैल गई है। लूट खसोट, बेरोजगारी आदि जैसी समस्या उसको शेष करते जा रहे हैं। मुखमंडल सदा सुशोभित रहने वाली भारत माता के चित्र धूमिल हो गए हैं। धरती, आज इनका धरती आकाश आदि सभी इसके प्रभाव से ग्रसित हैं। आज सर्वस्व अंधविश्वास, अज्ञानता साम्राज्य उपस्थित हो गया है। हम लोग कितना गीता पढ़ते हैं? पढ़ते हैं आप लोग? नहीं ना। तो अज्ञानता का साम्राज्य उपस्थित हो गया है, इसी कारण कवि ने इसे ज्ञान मूढ़ कहा है। और हमारे देश की जो गीता है, श्री कृष्ण के जो उपदेश है, वो पूरे विश्व में प्रकाश फैला रही है। हर देश लगभग इसका अनुवाद कर चुका है और उसका अध्ययन कर रहा है। लेकिन आश्चर्य बात है कि हमारे देश में हमारे बच्चे इस चीज का पाठ नहीं करते हैं। और मैं तो कहती हूँ कि ये एक साइंटिफिक बुक है, हर किसी को पढ़ना चाहिए। पता नहीं क्यों, क्या पॉलिसी है, समझ में नहीं आता है। इसी के लिए कहा गया है ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशिनी। तो ये हो गया आपका ये लास्ट पैराग्राफ। सजल आज उसका तप संयम, पिला अहिंसा अस्तन्य सुधोपम, हस्ती जन्मन भय भव तम भ्रम, जग जननी जीवन विकासनी। ठीक है, सफल आज उसका तप संयम। किसका तप संयम सफल हो गया? अरे पूरे विश्व में जहां भी क्रांति हुई है वह बिना रक्तपात के परिवर्तन नहीं हुआ है। अगर कोई देश किसी देश को हटाना चाहा है तो बिना युद्ध के नहीं हुआ है। ठीक है, इतिहास उलट करके देख लो, हमेशा अपनी साम्राज्य को स्थापित करने के लिए रक्तपात हुआ है। लेकिन भारत ही एक ऐसा देश है कि वो अपनी आजादी बिना रक्तपात, बिना युद्ध के लिया है, भारत देश लिया है। तो इसी को यहाँ हम यहाँ इंडिकेट किए हैं पंत जी कि सफल आज उसका तप संयम। किसका? भारत माँ का। कि बेटा अहिंसा, हिंसा नहीं करना है, मारपीट नहीं करना है, उसे जो करना है करने दो, वक्त का इंतजार करो, वक्त सही होगा ही। पिला अहिंसा अस्तन्य सुधोपम, माने अहिंसा का दूध पिलाकर अपने बच्चों को। हरती जन्मन भय भव तम भ्रम, हरती रही अपने बच्चों से, अपने देशवासियों से, देशवासियों का क्या? भय, क्रोध, तम, भ्रम। ठीक है, जग जननी जीवन विकासनी, हे भारत माँ, हे पूरे विश्व की माँ, हे जग जननी, हे जीवन विकासनी। यहाँ जीवन विकास करता है, रक्तपात नहीं करता है। ठीक है, कितनी अच्छी लाइन है, कितनी अच्छी लाइन है। तो अब हम इसको ये देखते हैं कि इसको लिखेंगे कैसे। विदेशियों द्वारा बार बार पद तलित करने के उपरांत भी भारत माता के सहृदयता के भाव को नहीं रोंदा गया। उसकी सहनशीलता आज भी बरकरार है। आज भी यह अहिंसा का पाठ पढ़ाती है, लोगों के भय को दूर करती है। सब कुछ खो देने के बाद भी भारत माँ, हमारे यहाँ हथियार नहीं उठाया गया। भारत माँ सब कुछ खो देने के बाद भी यह अपने संतान से वसुधैव कुटुंबकम की ही शिक्षा देती रही। और यह भारत माता के तप का ही परिणाम है कि उसकी संतान सहिष्णु बनी हुई है और हमारे यहाँ बिना रक्तपात के हमें आजादी मिली। हे जग जननी, हे जग की माँ, पूरे विश्व की माँ, आपके पास तो जीवन विकास करता है, जीवन जन्म लेता है, जीवन जीता है। हो गया भावार्थ। अब आप लोग इसको दोबारा देखिएगा, समझिएगा। मैं इसका क्वेश्चन आंसर देखिए, यहाँ क्वेश्चंस है, ये कठिन वर्ड भी है और प्रश्नोत्तर भी है। कविता के प्रथम अनुच्छेद में भारत माता का कैसा चित्र प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो
मैं यहाँ लिखा दूं कि इसका प्रश्न उत्तर मैं आपको दे दूं दूसरे पीडीएफ में, लिखाने का भी कोशिश करती हूँ, लेकिन मैं दूसरे पीडीएफ में शायद दे दूं इसका बना बनाया, तो आपको ज्यादा अच्छा होगा। भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है? कविता में कवि भारतवासियों का कैसा चित्र खींचता है? भारत का हास भी राहुग्रसित क्यों दिखाई पड़ता है? कवि भारत माता को गीता प्रकाशनी मानकर ज्ञान मूर्त क्यों कहता है? मैं आपको हम्म, इसका सारा प्रश्न उत्तर नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगी। फिलहाल तो जीवनी और भावार्थ में समझा चुकी हूँ। तब तक के लिए बाय। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका इसका प्रश्न उत्तर और ऑब्जेक्टिव प्लस व्याकरण सारा चीज बता दूंगी।